हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपका चैप्टर चल रहा है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स को कंप्लीट किया है। तो उस टॉपिक के बाद आपका अगला टॉपिक रहेगा, दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। तो जनरली हम यहाँ पे जो एसिड का जर्नल बिहेवियर है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम किसी एक स्पेसिफिक एसिड को लेके नहीं चलेंगे कि इस एसिड के बारे में ये बात तो लागू नहीं होती। जो मेजॉरिटी में एसिड्स हैं उनके बारे में बात होगी। पहले उनका कुछ फिजिकल बिहेवियर कि वो फिजिकली कैसे होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकली मतलब वो रिएक्शन किस टाइप से करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द टेस्ट। तो ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब हमने शुरू में ही एसिड का टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट एसिड्स आर जनरली सोर इन टेस्ट। सो लिखोगे आप, दे आर सोर। ये जनरली वो खट्टे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट, कि नेचुरल रूम टेम्परेचर के ऊपर, नेचुरल कंडीशन के ऊपर ये कैसे पाए जाते हैं। तो दे कैन बी सॉलिड और दे कैन बी इन लिक्विड, ठीक है। मे बी इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड। ये सॉलिड स्टेट में भी मिल जाते हैं और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में भी मिल जाते हैं। सॉलिड स्टेट में कौन कौन से एसिड मिलेंगे, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड, जैसे कि बोरिक एसिड, ठीक है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3 और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH। फिर ये बॉन्ड है बेटा COOH और डॉट 2H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि लिक्विड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं लाइक फॉर्मिक एसिड HCOOH, बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद एसिटिक एसिड, इट इज CH3COOH, ठीक है। नॉट बेंजोइक एसिड, सॉरी नॉट बेंजोइक, ठीक है। एसिटिक एसिड है, जैसे फॉर्मूला लिख दिया CH3COH, ठीक है। और भी प्रोपेनोइक एसिड वगैरह ये सब किस फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा, इन द लिक्विड स्टेट। ओके, नेक्स्ट है कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर, ठीक है। तो कोरोसिव नेचर से हमारा ये मतलब है कि एसिड्स अगर आपकी स्किन को टच करेंगे तो दे विल कॉज बर्निंग सेंसेशन, तो आपको जलन महसूस होगी, ठीक है। जैसे तेजाब वगैरह हाथ पे गिर जाता है, स्किन जल जाती है, वहां पे निशान भी आ जाता है। तो एसिड्स का जो नेचर है दैट इज कोरोसिव इन नेचर। वो अगर लिविंग स्किन के ऊपर गिरेंगे तो वहां पे बर्निंग सेंसेशन कॉज होगा, जलन होगी, और वो आपको घाव या फिर जो चोट है वो भी पहुंचा सकते हैं। किसी कपड़े पे गिर गया तो कपड़े के अंदर छेद हो जाएंगे, जैसे मार्बल पे गिर गया, जो पत्थर वगैरह पे गिर गया उनको खराब कर देगा, किसी मूर्ति पे गिर गया उसको खराब कर देगा, मेटल के बने हुए किसी बर्तन पे या स्टैचू पे गिर गया तो उनको खराब कर देगा, ठीक है। तो जो एसिड्स हैं दैट आर कोरोसिव नेचर, रिएक्टिव होते हैं। तो मेटल वगैरह के बर्तन में तो हम स्टोर करके भी नहीं रखते, हम HCl को कभी यूं थोड़ा ना कि आयरन के बर्तन में स्टोर करके ले रख लिया। मेटल्स के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसी वजह से या तो आप इनको ग्लास या सिरामिक के बर्तनों में स्टोर करके रख सकते हैं। सिरामिक होते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी ही है एक तरह से, ठीक है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन में या तो स्टोर करके रखें, या फिर जो कांच के बने हुए जार्स हैं, जो रिएजेंट बॉटल्स हैं, उनके अंदर हम इनको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। बहुत नुकसान करते हैं, डायरेक्टली उनको टच तो नहीं किया जाता है। जितनी भी एसिड्स की बोतल है उनके ऊपर हमेशा डेंजर का जो निशान है वो बना हुआ होता है, ठीक है। हम बहुत ही केयरफुली उनको हैंडल करते हैं। अगर ये इतने ज्यादा कोरोसिव नहीं होते तो इतना ज्यादा केयर भी इनके लिए नहीं की जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अबाउट इंडिकेटर्स। अगर एसिड्स हैं तो इंडिकेटर्स पे कैसा कैसा इनका असर होता है, किस इंडिकेटर को कैसा जो है ये कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेटा अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है तो ब्लू लिटमस को कैसा कर सकते हैं, दे कैन कन्वर्ट इट इनटू रेड, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास मिथाइल ऑरेंज है तो मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल कलर में ऑरेंज है, पर अगर उसमें थोड़ा सा भी एसिड डाल दिया तो ऑरेंज कलर बिकम्स रेड, ठीक है। उसके बाद है फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन जो है इट इज कलरलेस इन द एसिडिक मीडियम, सो इट इज कलरलेस इन द एसिडिक मीडियम। तो कुछ इंडिकेटर्स का हमने जो है इफेक्ट देखा कि ब्लू लिटमस को रेड, मिथाइल ऑरेंज को रेड और फिनोल्फथलीन को जो है वो कलरलेस कर देता है
कोई भी एसिडिक मीडियम जो हो, जितने भी एसिड पाए जाते हैं, चाहे कमजोर हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो ये तो एक तरह से बेटा इन एसिड्स का फिजिकल बिहेवियर हो गया, ठीक है, कि वो टेस्ट में कैसे हैं, ठीक है, वो हार्ड है कि वो लिक्विड है, वो कोरोसिव नेचर है कि नहीं, इंडिकेटर्स का कलर जो है वो कैसा चेंज कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स, ठीक। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रॉपर्टी आप अभी पढ़ोगे या आपको और किसी चैप्टर में भी काम आ जाएंगी, इनमें से कई सारे रिएक्शन हैं जो तुमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ ली होंगी, ठीक। तो फर्स्ट चैप्टर में जब हम टाइप ऑफ रिएक्शन कर रहे थे तब भी कई सारे जो रिएक्शन है वो आ चुकी है इनमें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स। तो इसमें नंबर 1 रिएक्शन है हाउ एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम पहली रिएक्शन देख रहे हैं एसिड की, दैट हाउ एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। मतलब मेटल के साथ तो रिएक्शन करेंगे, बट हमने एक्टिव लिखा, इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो टॉप पे एलिमेंट है, 4-5 एलिमेंट है आपका, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो ऊपर, कैल्शियम, जो ऊपर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इनके साथ कैसे रिएक्शन करता है एसिड, ठीक है। तो मैं जर्नल लिख देती हूँ कि कोई भी मेटल एक्टिव मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करके बनाता क्या है, ठीक है। सो एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल इस तरह से बिहेव करते हैं एसिड्स के साथ कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, पर इसमें कंडीशन है एक बेटा, ये रिएक्शन सिर्फ तब पॉसिबल है व्हेन योर मेटल इज अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। दिस इज पॉसिबल इफ मेटल इज अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अगर रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आपका जो मेटल है वो हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, तभी तो वो हाइड्रोजन को बाहर कर सकता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपने मेटल ऐसा ले लिया जो हाइड्रोजन से नीचे है तो फिर ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान लो मेरे पास है सोडियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। अब रिएक्शन कर सकते हो आराम से, तुमने फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन बहुत करी इस टाइप की। इट विल फॉर्म NaCl एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस अलग होगी, इसका मतलब सोडियम ने ज्यादा रिएक्टिव होने के नाते हाइड्रोजन को बाहर कर दिया और खुद कंपाउंड बना लिया। द टाइप ऑफ रिएक्शन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट reaction in which sodium is displacing hydrogen because sodium is more reactive than hydrogen। तो इस कैटेगरी की जितनी भी रिएक्शन है वो सब की सब क्या है बेटा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो जाहिर सी बात है कि लेस रिएक्टिव को ज्यादा रिएक्टिव ही डिस्प्लेस करेगा, उल्टा तो नहीं कर सकते हम कि जो कम रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर रहा है ज्यादा रिएक्टिव को। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस होना है क्योंकि एसिड H2SO4 होगा, HNO3 होगा, HCl होगा, ठीक है। तो इनमें H को ही बाहर जाना हाइड्रोजन गैस के रूप में, और H को बाहर जाने के लिए हमें मेटल वो लेना है जो हाइड्रोजन से ऊपर हो रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस में डाइल्यूट HCl, इट विल फॉर्म MgCl2 प्लस H2 पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से, तो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट जिंक प्लस में डाइल्यूट H2SO4। अब हमने एसिड लिखा, ये थोड़ी ना लिखा कि HCl ही होगा, एसिड तो कोई और भी हो सकता है। तो जिंक की रिएक्शन जब हम H2SO4 के साथ करवाएंगे तो इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। जैसे हम ये लिख दें पोटेशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, it will form K2SO4 plus H2, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है बिकॉज पोटेशियम भी अच्छा रिएक्टिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन से काफी ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, K2SO4 बन जाएगा। तो देखो ये हमारे पास सॉल्ट बन गया, हमने क्या लिखा है, एसिड विद मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ये मेरे एसिड, ये आपका मेटल, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, तो ये सब क्या है, सॉल्ट है, दीज ऑल आर सॉल्ट।
पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है बेटा? सॉल्ट है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि NaCl को हम कॉमन या टेबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। सॉल्ट जो आप बोल देते हो नॉर्मली अपनी बोलचाल की भाषा में, वो गलत है। सॉल्ट तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल होता है कौन? NaCl। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। Now some more example of this type of reactions, like iron react with dilute H2SO4। अपनी रिएक्शंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप चाहो तो स्टेट मेंशन कर सकते हो, जैसे आयरन मैंने लिया सॉलिड स्टेट में, भाई डाइल्यूट H2SO4 है तो किसमें आप एक्वस कंडीशन लिख सकते हो, इट विल फॉर्म FeSO4 एक्वस, प्लस में हाइड्रोजन क्या निकल जाएगी बेटा बाहर इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। तो हमने आयरन सॉलिड प्लस डाइल्यूट H2SO4 लिया, तो इट विल फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम सॉलिड डाइल्यूट H2SO4 एक्वस कंडीशन, अदरवाइज मेंशन है, डाइल्यूट है तो विद वाटर लिक्विड ही है, इट विल फॉर्म MgSO4 एक्वस एंड प्लस H2 गैस, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो इस टाइप की जो रिएक्शन है वो शो करेंगे। आपने एक बार नोटिस की होगी कि मैंने H2SO4 यूज कर लिया, HCl यूज कर लिया, बट हमने HNO3 जो है वो यूज नहीं किया। अगर आप यहाँ पे लिख दीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हो लाइक कोई भी मान लीजिए कॉपर, मान लीजिए कॉपर प्लस में डाइल्यूट HNO3 हो और मेरे को इसकी रिएक्शन करवानी, ठीक है। चलो कॉपर तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, मान लीजिए जिंक मेरे पास हो या कोई और एलिमेंट आपको दे रखा हो, तो HNO3 जो है ना बेटा वो इस टाइप को फॉलो नहीं करता, वो सॉल्ट बना लेगा, ठीक है, रिएक्शन करके मेटल के साथ सॉल्ट बना लेगा, बट वो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं देता, इट विल कन्वर्ट इनटू H2। तो उसके लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। जब कभी भी आप किसी भी मेटल की रिएक्शन HNO3 के साथ करवाओगे, आपको एक तो मिल जाएगा मेटल की, जैसे सॉल्ट बन जाएगा इसका तो नाइट्रेट बन जाएगा CuNO3 ट्वाइस, एक आपको मिलेगा वाटर और प्लस में एनी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। मतलब ये फिक्स होता है बेटा कि कब कौन सी जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड है वो बाहर निकलनी है, डिपेंड करता है कि तुमने कंसंट्रेटेड ले रखा है कि डाइल्यूट ले रखा है, उस हिसाब से मेटल पे भी डिपेंड करता है, जैसे या तो डाइल्यूट HNO3 लिया कि कंसंट्रेटेड लिया, उस पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है। मेटल पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल ले रखा है, ठीक है, वो अभी तुम्हारे लेवल की बात नहीं है, हम आगे जाके उसको बताएंगे। तो अगर आपने HNO3 को एज एन एसिड यूज कर रखा है तो उस केस में बेटा आपको हाइड्रोजन बाहर नहीं निकालनी है, उस केस में क्या निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि HNO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? दैट हेल्प इन ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या करते हैं? रिडक्शन। जैसे ये रिएक्शन पूरी होगी, भाई रंग तो ऐसे रहा है कि मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जैसे ही बाहर निकलती है, क्योंकि HNO3 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो उस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन में शुरू होती हाइड्रोजन गैस बाहर निकली और निकलते ही HNO3 ने ऑक्सीजन देख के उसका ऑक्सीडेशन कर दिया एंड इट विल कन्वर्ट इनटू H2O। तो फाइनली हमें पानी बाहर मिलेगा, ना कि हाइड्रोजन गैस बाहर मिलेगी, ठीक है। तो इसी वजह से हमने HNO3 का एग्जांपल कंसीडर नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि HNO3 वाटर बाहर देता है, वो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं देता है। कारण क्या है? क्योंकि HNO3 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो निकली हुई हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन कर देता है टू कन्वर्ट इनटू H2O। बट स्टिल देयर आर टू एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल जो हाइड्रोजन गैस बाहर दे सकते हैं विद HNO3। दो एलिमेंट ऐसे हैं, कौन कौन से हैं? मैग्नीज Mn एंड Mg। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर दो एलिमेंट ऐसे हैं जो HNO3 के साथ भी वाटर नहीं हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल सकते हैं, पर कंडीशन एक है कि उस टाइम आपका जो HNO3 है दैट शुड बी वेरी वेरी डाइल्यूट। आपका जो HNO3 होगा दैट शुड बी वेरी वेरी
डाइल्यूट, वो इतना डाइल्यूट होना चाहिए, यूं समझ लीजिए 2 से 3% या 4%, इस हिसाब का होना चाहिए कि अगर आपके पास 3% सॉल्यूशन है HNO3 का, मतलब 3 ml तो HNO3 है, बाकी 90 जो 7 आपका ml है वो क्या है, पानी है। इतना ज्यादा डाइल्यूट HNO3 होना चाहिए ताकि उसकी पावर थोड़ी कम हो जाए, वो ऑक्सीडेशन ना कर पाए। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम खाली HNO3 के साथ क्या बाहर निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन। इसके अलावा और कोई एलिमेंट हाइड्रोजन नहीं देगा, ठीक है। और इसकी भी कंडीशन है, ये दोनों भी सिर्फ कब कर सकते हैं, जब HNO3 को आपने बहुत ही ज्यादा क्या कर रखा हो, डाइल्यूट कर रखा हो। तो इनकी रिएक्शन आप ये लिख सकते हो, ये एक्सेप्शनल केस है, तो बेटा कई बार इसको ना पेपर में पूछ लेते हैं, जो भी थोड़ा हटके केस होता है उसी को एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है, कि बच्चे को ध्यान है कि नहीं। ये आपको यूं लिखा मिलेगा, मैग्नीशियम प्लस वेरी डाइल्यूट HNO3, तो आपको क्या करके आना है, इट विल फॉर्म MgNO3 ट्वाइस प्लस H2 गैस। ओके, दिस इज एक्वस, एक्वस, दिस इज सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट, अगर Ml लिख रखा हो सॉलिड प्लस सेम वेरी डाइल्यूट HNO3 एक्वस, इट विल फॉर्म MnNO3 ट्वाइस मैग्नीज डाइऑक्साइड एक्वस एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सिर्फ ये दो एलिमेंट बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन निकालते हैं, अदरवाइज बाकी सब क्या बाहर निकालते हैं बेटा, वाटर बाहर निकालते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, यही रीजन है कि हम कभी भी अचार को या जो खाने पीने की चीजें हैं उनको कभी भी मेटल कंटेनर्स के अंदर जो है वो स्टोर नहीं करके रखते, स्पेशली अचार वगैरह को, ठीक है, क्योंकि उनको प्रिजर्व करने के लिए ना उनमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जैसे एसिड्स, मैंने कल भी बताया था, बेंजोइक एसिड वगैरह। या मान लीजिए नींबू का अचार आपने डाला तो नींबू में तो सिट्रिक एसिड भी होगा, ठीक है, कमजोर एसिड पाए जाते हैं उनके अंदर। तो अचार में, जैम्स को कभी भी मेटल के बर्तन में स्टोर करके नहीं रखते, बिकॉज दे कंटेन वीक एसिड्स, ठीक है। और उन वीक एसिड्स की अगर रिएक्शन हो जाएगी मेटल के साथ तो अचार खराब हो जाएगा जो है, इस वजह से हम कभी भी मेटल के बर्तन में स्टोर नहीं करते, ठीक है। जैसे तुमने कैरी का अचार डाला, तुमने गाजर का अचार डाला, तो यूजुअली हम उसमें नमक, मसाले, बाकी सब चीजें डालते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो लंबे समय तक चले। दीज ऑल कंटेन सम वीक एसिड्स, और एसिड रिएक्ट विद मेटल, दैट्स व्हाई हम हमेशा या तो ग्लास के बर्तन में या प्लास्टिक के डब्बे में या फिर जो चीनी मिट्टी के मर्तबान हैं उनमें अचार को जो है वो स्टोर करते हैं, ठीक है। नाउ एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट व्हेन एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। अब आपसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने को बोले कि बेटा एक एक्टिविटी की हेल्प से बात समझाइए हमें कि हाइड्रोजन गैस है जो बाहर निकलती है जब कोई एक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, आप क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके अंदर थोड़े से जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देंगे। मैंने बताया था आपको जिंक लैब में डस्ट या ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में पाया जाता है, दाने हम लेंगे, ग्रेन्यूल्स जो है जिंक को, ठीक है। आपने इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो है वो कॉर्क लगा रखा है, ठीक है, और इसको एक स्टैंड से कनेक्ट कर रखा है। हमने एक स्टैंड ले रखा है जिससे इसको हमने होल्ड कर रखा है, टेस्ट ट्यूब को हमने होल्ड कर रखा है, ठीक है। ऊपर कॉर्क लगाया हुआ है, बट कॉर्क के अंदर छेद करके हमने एक ट्यूब को इसमें से पास कर रखा है। कॉर्क में से छेद किया हमने, एक ट्यूब है जिसको हमने बैंड किया है अपने मर्जी से इस शेप में, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक यूज ले लीजिए कि ट्रफ ले रखा है, बड़ा सा बर्तन ले रखा है, वेसल ले रखा है, ठीक है, दैट कंटेन्स वाटर, ठीक है। यहां मैंने क्या ले रखा है, ग्रेनुलेटेड जिंक ले रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे सोप सॉल्यूशन भी ले सकते हो, उससे भी पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सोप वाटर ले लीजिए, यहाँ पे ग्रेनुलेटेड जिंक है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर से आपने जैसे, चलो कॉर्क लगाने से पहले हम इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर देंगे। आपने जिंक लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स डालने के बाद आपने इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला, इट कंटेन्स डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। उसके बाद कॉर्क लगा के और इसमें से हमने जो ट्यूब है वो क्या कर दी बेटा, पास कर दी, ठीक है। और उसके बाद अब आप रिएक्शन को नोट करेंगे, बिकॉज जिंक रिएक्टिव है, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है तो कम रिएक्टिव भी नहीं है। जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब में जिंक को और H2SO4 को जो है वो मिक्स कर रखा है, दोनों रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो बनेगा क्या, ZnSO4। तो रिएक्शन तो ये हो जाएगी जिंक सॉलिड प्लस में
dilute H2SO4 gets converted into ZnSO4 aqueous plus H2 गैस। तो जो जिंक सल्फेट बनता रहेगा वो तो इसी सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है, पर जो हाइड्रोजन है वो गैस के फॉर्म में बाहर जाएगी, ठीक है, तो सॉल्यूशन तो बाहर जाएगा नहीं। जो गैस है वो इस ट्यूब के थ्रू होती हुई यहां से निकल के और यहां जाएगी, और यहां पे तुमने भर रखा है सोप का सॉल्यूशन। तो ये ट्यूब जो है हमने थोड़ा इसका जो ओपनिंग है वो सॉल्यूशन के अंदर ही छोड़ रखी है। तो जब यहां से कोई गैस निकलती हुई आएगी और इस सॉल्यूशन के अंदर जाएगी तो बबल्स क्रिएट होंगे, ठीक है, बबल्स निकलेंगे, वो गैस के बबल्स यहां से बाहर निकलेंगे सॉल्यूशन में से और ऊपर की तरफ आएंगे। अब ऊपर अगर आपको ये चेक करना है कि दिस गैस इज हाइड्रोजन और नॉट और समथिंग एल्स, तो आप टेस्ट याद करिए हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो आप कोई भी जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के जो बबल्स यहां से बाहर निकल रहे हैं इनके सामने ले जाइए, अगर वो पॉप साउंड के साथ जलती है इट मींस दिस गैस इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करके हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि जो गैस बाहर निकल रही है वो कैसी है बेटा, दिस इज हाइड्रोजन। पॉप साउंड से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जरूरी नहीं आपको यहाँ जिंक और H2SO4 ही मिले, यहाँ जिंक और HCl मिल सकता था, यहाँ मैग्नीशियम और HCl मिल सकता था, यहाँ पोटेशियम HCl कुछ भी दे सकता था वो, बट इसी तरह आप एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे और निकली हुई हाइड्रोजन गैस को पॉप साउंड से जो है वो चेक करेंगे, ठीक। और भी इसी एक्टिविटी से एक दो बातें आप और भी प्रूव कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको 4 एलिमेंट देते हो, एक हो मैग्नीशियम, एक आपके पास सोडियम, एक आपके पास पोटेशियम हो और एक आपके पास क्या हो, आयरन। आपको 4 एलिमेंट दे रखे हैं और इनमें आपको पता करना है, को ये पूछे दैट प्रूव दैट कि या फिर ऑर्डर प्रिडिक्ट करिए कि आउट ऑफ दीज 4 मेटल विच इज मोर रिएक्टिव एंड विच इज लेस रिएक्टिव। तो इस चीज को प्रूव करने में भी आप इस टाइप की एक्टिविटी की हेल्प ले सकते हो। आप डाइल्यूट H2SO4 में से 1 by 1 है जो इनको ऐड करके रिएक्शन देखिए, पर आपको करना क्या पड़ेगा, आपने मान लीजिए कि डाइल्यूट HCl ले लिया या फिर डाइल्यूट H2SO4, मर्जी है आपकी, दोनों में से कोई भी ले लीजिए आप। सेम सेटअप करिए और चार बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करिए अलग अलग एलिमेंट के साथ, ठीक है। पर कंडीशन क्या है, HCl और H2SO4 का जो वॉल्यूम है दैट शुड बी सेम। ये नहीं कि एक बार तो आपने 10 ml डाल दिया दूसरे एलिमेंट के साथ 5 ml, नहीं, हर केस में H2SO4 की वॉल्यूम बराबर बराबर लो। सेकेंड, मास ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम, मास ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम। ये भी नहीं कि मैग्नीशियम तो जो है वो मैंने ज्यादा डाल दिया पर आयरन मैंने थोड़ा डाल दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको इनके बीच में रिएक्टिविटी कंपैरिजन चाहिए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव कम है, तो सेम एक्टिविटी को रिपीट करो, चारों बार एसिड भी सेम हो चाहिए, चारों बार एसिड HCl ले लो चाहे H2SO4, बराबर वॉल्यूम हो और उसमें हर बार बराबर वजन डालो हर एक एलिमेंट का। एक बार मैग्नीशियम का 2 ग्राम डाल दिया, एक बार सोडियम का, एक बार पोटेशियम का 2 ग्राम, एक बार आयरन का 2 ग्राम। और आप टाइम नोट करिए कि हाइड्रोजन गैस के जो बबल है वो सबसे जल्दी किसमें निकलते हैं। बेटा हाइड्रोजन गैस के बबल सबसे जल्दी किसमें निकलेंगे, जिसमें रिएक्शन सबसे जल्दी शुरू होगी, समझ रहे हो। और रिएक्शन सबसे जल्दी किसमें शुरू होगी, जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एसिड तो हमने कॉमन ले लिया, एसिड तो अलग लिया ही नहीं, तो एसिड तो सब में सेम है भाई, बाकी सब चीजें बराबर है। मेटल अलग है, मेटल का मास वही है, एसिड वही है, एसिड की वॉल्यूम वही है, सेम एक्सपेरिमेंट ले रखा है, फर्क ही मेटल का है। तो जो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा उसमें सबसे जल्दी रिएक्शन शुरू होगी और हाइड्रोजन गैस के बबल सबसे जल्दी निकलेंगे। बस आपको यही टाइम ऑब्जर्व करना है कि कितने सेकंड बाद, ये चीज सेकंड्स में हो जाएगी, कितने सेकंड्स बाद ये इस सॉल्यूशन में से बबल बाहर आते हैं। जिसमें सबसे जल्दी बाहर आएंगे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जिसमें दूसरे नंबर पे बाहर आए वो थोड़ा कम रिएक्टिव, देन उससे कम, देन उससे कम। तो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें कौन है, दैट इज पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम एंड फिर आयरन। तो आपका जो ऑर्डर आएगा वो ये होगा कि सबसे देर से निकलेंगे किसमें, आयरन में, फिर मैग्नीशियम में, फिर निकलेंगे आपके सोडियम में, और सबसे जल्दी बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे आपको इन केस ऑफ पोटेशियम, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो बाय सीइंग दिस प्रॉपर्टी, ओके। अब इसके अंदर कई बार आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है वो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, आपको थोड़ा घुमा फिराता है उसमें वो, तो वैसे मैंने बता दिया था जब हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। जैसे ये रिएक्शन देते आपको कोई Cu+ में डाइल्यूट H2SO4,
ठीक है, या फिर आपको यू लिख के मिल जाए Cu प्लस में डाइल्यूट HCl। तो आप क्या करोगे, अब इस रिएक्शन, ऊपर वाली रिएक्शन को अगर आप देखो तो कॉपर प्लस में डाइल्यूट H2SO4 क्या बनेगा, कॉपर प्लस में डाइल्यूट HCl। तो ये रिएक्शन तो मैंने आपको बता रखी है कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज अगर ये रिएक्शन होती तो बनना था CuCl2 और H2, और हाइड्रोजन बाहर निकालने के लिए कॉपर को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था, बट कॉपर कम रिएक्टिव है, तो ये जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इस टाइप की रिएक्शन तो नहीं होगी। बट आप अगर ये लिखें कॉपर प्लस में डाइल्यूट HNO3, आप ये लिख दो कॉपर प्लस में कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। एक ये लिखा मिल जाए आपको कॉपर प्लस में डाइल्यूट H2SO4, कॉपर प्लस में कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो एक और लिख लीजिए, वन इज कॉपर प्लस में कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बेटा कॉपर सिर्फ डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है बिकॉज इट कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन विच इज मोर रिएक्टिव, बट कॉपर HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैं करके दिखा देती हूँ, ये दोनों आपका होमवर्क है, आप इन रिएक्शंस को खुद करने की कोशिश करोगे। अगले वीडियो में फिर मैं सबसे पहले यही बता दूंगी, ठीक है। तो देखो हमने एक बार लिया कॉपर, दोनों में सेम है, एक बार डाइल्यूट HNO3 लिया आपने, एक बार कंसंट्रेटेड HNO3 लिया। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में बाकी तो सब सेम रहता है, फर्क इस बात का है जो गैस बाहर निकलेगी नाइट्रोजन की। तो डाइल्यूट के केस में इट विल फॉर्म CuNO3 ट्वाइस प्लस NO प्लस H2। अगर कंसंट्रेटेड है देन इट विल फॉर्म CuNO3 ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2। तो ये फर्क होता है दोनों के अंदर, ठीक है। मैंने शुरू में वैसे बताया भी था आपको कि दोनों में जो एसिड का मीडियम का फर्क होता है, हॉट कोल्ड है, मेटल कौन सा ले रखा है, ये गैस बदलती रहती है, जरूरी नहीं हर बार NO और NO2 ही होगा, कई बार N2O भी निकल जाता है, कई बार अमोनियम नाइट्रेट भी बाहर निकल जाता है, अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कॉपर के साथ डाइल्यूट HNO3 NO H2 और कॉपर नाइट्रेट, कंसंट्रेटेड के साथ कॉपर नाइट्रेट NO2 प्लस H2O जो है बाहर देता है। तो कॉपर सिर्फ HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बाकी एसिड के साथ वो जो रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो ये आप करके देख लेना, ये दो मैंने आपको बता दी, एंड दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, रिएक्टिविटी सीरीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाई थी, ठीक, और बोला था कि वो आगे काम आएगी। अब अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप बता सकते हो रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड होगी भी कि नहीं, या फिर आपको फंसाने के लिए कोई ऐसी रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। जैसे मान लो आपको 4 एलिमेंट दे दिए, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, और डाइल्यूट HCl के साथ सबकी रिएक्शन करवा के आपसे ये प्रूव करवा रहे हैं कि इनकी रिएक्टिविटी लिखो, आप ऑर्डर लिखिए कौन ज्यादा कौन कम रिएक्टिव। तो वही है बेटा, सेम डाइल्यूट HCl लिया, उसकी बराबर बराबर वॉल्यूम ली, मेटल का मास बराबर बराबर लिया, उस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म की जो अभी मैंने आपको बताई। आप टाइम नोट करिए कि किस में हाइड्रोजन गैस के जो बबल है वो सबसे जल्दी है और किस में सबसे देर है, बस आप उसी टाइम के हिसाब से ऑर्डर प्रिडिक्ट करिए। आप कॉपर में तो बबल्स निकलेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो रिएक्ट करता ही नहीं, तो सबसे पीछे तो हम उसी को लिखेंगे, कॉपर को। अब मैग्नीशियम, आयरन और जिंक में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, दैट इज मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे जल्दी बबल्स किसके आएंगे, मैग्नीशियम के। अब आयरन और जिंक में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा, जिंक, तो उसके बाद जिंक के आएंगे एंड देन इट इज आयरन, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। कॉपर के केस में सबसे मतलब होंगे ही नहीं बबल्स, आयरन के केस में बबल्स धीरे निकलेंगे, उससे थोड़ी जल्दी निकलेंगे जिंक के केस में, और सबसे जल्दी बबल्स निकलेंगे इन केस ऑफ मैग्नीशियम। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन कोई आ जाता है तो रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, आप आराम से बता सकते हो कि कौन मेटल किससे कम या ज्यादा रिएक्टिव है। वो आपको रिएक्शन किसी भी तरह की दे सकता है, जरूरी नहीं कि जो एलिमेंट मैंने आपको बताए उन्हीं में से कोई रिएक्शन हो। जैसे मान लो वो आपको ये रिएक्शन दे दे, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है इट इज अबव और बिलो द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो हमें पता है कि जो एल्यूमिनियम है वो तो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब रिएक्शन हो जाएगी, बस आप इसका सॉल्ट बना दो, इट विल फॉर्म AlCl3 और प्लस में हाइड्रोजन, तो आपकी जो रिएक्शन है वो पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है।
आयरन ले सकता है, जैसे एग्जांपल ले लिया, हम कैल्शियम का एग्जांपल ले सकते हैं, पोटेशियम का ले सकते हैं, जैसे वो आपको ये लिख के दे सकता था, कैल्शियम प्लस में डाइल्यूट H2SO4, बताइए क्या बनेगा। तो क्योंकि कैल्शियम ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, इट विल फॉर्म CaSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो जितने भी ऑलमोस्ट एलिमेंट थे वो आपने मैंने बता दिए, पर जो हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कॉपर है, मरकरी है, प्लेटिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये ऐसी कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे। अगर मैं सिल्वर गोल्ड के आगे डाइल्यूट H2SO4 लिख दूं, सिल्वर गोल्ड के आगे डाइल्यूट HNO3 लिख दूं या डाइल्यूट HCl लिख दूं, तो आप लिख के आओगे नो रिएक्शन, क्योंकि वो हाइड्रोजन से नीचे हैं और वो ऐसी कोई रिएक्शन जो है वो शो नहीं करते हैं। जबकि गोल्ड और सिल्वर को एंड प्लेटिनियम, ये तो बेटा नोबल मेटल होते हैं, ये तो किसी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी जो रिएक्शन नहीं करते हैं। यही तो कारण है कि हम इनकी ज्वेलरी जो है वो पहन लेते हैं, चाहे पसीना आ रहा हो आपको, चाहे बरसात में भीग रहे हो, चाहे कुछ भी हो, ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। दीज आर इनर्ट मेटल्स, इनको नोबल मेटल बोला जाता है, रिएक्शन ही नहीं करते, दैट्स व्हाई हम इनकी ज्वेलरी बनाते हैं। नहीं तो लोहे की ज्वेलरी नहीं पहनते ना, ठीक है, क्योंकि वो तो कोरोसिव है, उसको तो जंग लगता है, खराब भी हो जाता है, रिएक्टिव भी है, इसी वजह से इनको हम यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, दैट इज हाउ एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, उनके साथ जो आपका एसिड है वो कैसे रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पर इसमें एक चीज को याद रखना, द एक्सेप्शन ऑफ HNO3, कि HNO3 हाइड्रोजन नहीं वाटर देता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, सिवाय दो को छोड़ के Mn और Mg, एंड इट इज ऑल्सो इन वेरी डाइल्यूट कंडीशन। ठीक है बेटा, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।